नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर भेजे जाने को लेकर काफ़ी विवाद छिड़ गया है। दरअसल गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिन की फरलो दी गई है, जिसके बाद गुरमीत राम रहीम मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से निकला और उसके बाद हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के आश्रम पहुंच गया। बताया जा रहा है कि इस बार गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है। बार बार पैरोल और फरलो दिए जाने को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और होशियारपुर से विधायक ब्रह्मशंकर जिम्पा ने सीधे तौर पर कहा कि किस आधार पर गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल या फरलो का फ़ायदा दिया जा रहा है, इसका जवाब हरियाणा सरकार को देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कई मामले अभी भी गुरमीत राम रहीम पर चल रहे हैं। ऐसे में वो जिस तरह से बार बार पैरोल और फरलो पर बाहर आ रहा है, ऐसे में वो उन मामलों को लगातार प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कुछ महीने के अंदर ही एक के बाद एक बार फिर गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो का लाभ किस तरह से दिया जा रहा है, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गुरमीत राम रहीम को 17वीं बार पैरोल या फरलो पर बाहर भेजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। हरियाणा सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि नियमों के मुताबिक ही किसी भी सजा याफ्ता कैदी को पैरोल या फरलो देना जेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के हाथ में होता है। वो स्थिति और कानून व्यवस्था की हालत को देखकर ही इस तरह से पैरोल या फरलो पर फैसला ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से गुरमीत राम रहीम को अपनी सज़ा के दौरान ये 17वीं बार पैरोल या फरलो का लाभ दिया गया है, उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले अगर हम आपको बता दें तो 2020 में 1 दिन की पैरोल दी गई थी गुरमीत राम रहीम जब अपनी बीमार मां से मिलने के लिए जेल से बाहर आया था। इसके बाद 2021, 2022, 2023 से लगातार गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो का लाभ दिया जा रहा है। गुरमीत राम रहीम की पैरोल या फरलो की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ जब उत्तर भारत के किसी राज्य में चुनाव थे और इस दौरान गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर था, तो इसे लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम की ओर से डेरा सच्चा सौदा के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि कोई भी सजा याफ्ता कैदी 90 से 91 दिन की पैरोल या फरलो हासिल करने का अधिकार रखता है और उसके आचरण के अनुसार ही जेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये फैसला लेती हैं कि उसे पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर भेजा जाएगा या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर डेरा सच्चा सौदा की ओर से कहना है कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पैरोल या फरलो देने को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था पूरे मामले को। तब भी हाई कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय अथॉरिटीज़ ये देखें कि किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा और क्या नियम के आधार पर ही गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो दी जा रही है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर बड़ी बात यह है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पैरोल या फरलो सिख बंदियों को नहीं दी जा रही, जो कि कई साल से जेलों में बंद हैं और लगातार अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने बीमार माता पिता से मिलने के लिए पैरोल या फरलो की मांग कर रहे हैं। उनकी सजाएं भी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जेलों में बंदी सिखों को इस तरह का फ़ायदा नहीं मिल रहा। लेकिन गुरमीत राम रहीम एक के बाद एक बार इसी तरह से पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आ रहा है, जो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो फिलहाल गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर है। डेरा सच्चा सौदा का जो हेडक्वार्टर है हरियाणा के सिरसा में, वहाँ पर गुरमीत राम रहीम इस दौरान रहेगा। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि इससे पहले भी गुरमीत राम रहीम 2 बार हरियाणा के सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में अपनी पैरोल और फरलो का टाइम बिताने के लिए आया है और इस दौरान किसी भी नियम का उल्लंघन उसके द्वारा नहीं किया गया है। तो काफ़ी राजनीति भी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। सीधे तौर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का परिवार और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इस बार बार पैरोल और फरलो दिए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि हरियाणा सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। हरियाणा सरकार का कहना है कि नियमों के मुताबिक ही किसी भी सजा याफ्ता कैदी को पैरोल या फरलो दी जाती है और ये सब कुछ जेल प्रशासन के द्वारा ही तय किया जाता है। हरियाणा के गुरुग्राम और सोनीपत में मंगलवार को काफ़ी तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में इस तरह की स्थिति बन गई कि स्थानीय प्रशासन को
वर्क फ्रॉम होम के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ही घरों से लेने के लिए टीचर्स को कहा गया। इसके साथ ही प्राइवेट दफ्तरों और सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई। दरअसल गुरुग्राम में काफ़ी बारिश होने के कारण वाटर लॉगिंग की स्थिति इस कदर बन गई थी कि लोग अपने घरों से बाहर अपनी गाड़ियां लेकर निकलने में असमर्थ थे, और इस कारण अगर लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर आ भी रहे थे तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही थी। कई गाड़ियां पानी के अंदर खराब होने के कारण भी ट्रैफिक की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। इसी वजह से गुरुग्राम जिला प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की। सोमवार और मंगलवार को काफ़ी तेज बारिश गुरुग्राम में दर्ज की गई। इसके साथ ही हरियाणा के सोनीपत और अन्य जिलों में भी काफ़ी तेज बारिश दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के सेक्टर 9 में वाटर लॉगिंग के कारण एक ट्रक सड़क में ही धंस गया, जिसके कारण जाम की स्थिति बन गई। वहीं सोनीपत में लगातार 2 घंटे हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई। बताया जा रहा है कि सोनीपत के सांदल खुर्द गांव में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों को इस पानी से निकलकर अपने कामकाज में जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में मानसून सीजन में 440 मिलीमीटर बारिश आमतौर पर सामान्य मानी जाती है। अब तक 270 मिलीमीटर यानी 61% ही बारिश हुई है, लेकिन गुरुग्राम और आसपास के इलाकों के लिए खास तौर पर सोमवार और मंगलवार के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। तेज बारिश की स्थिति से गुरुग्राम के हालात बिगड़ते हुए भी दिखाई दिए। कई जगह पर जो अंडरपास है, अंडर ब्रिज है, वहाँ पर काफ़ी पानी भर गया। सड़कों पर भी काफ़ी जल भराव था। इस वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। खास तौर पर जो जल भराव के कारण गाड़ियां गुरुग्राम में सड़कों पर खराब हो रही थी, उसकी वजह से लंबे ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई। इसी वजह से गुरुग्राम प्रशासन को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी और लोगों को वर्क फ्रॉम होम का पालन करने के निर्देश दिए गए। प्राइवेट कंपनियों को भी ये कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम के नियम का पालन करें, ताकि कम से कम लोग अपने घरों से बाहर निकलें, अपने घर पर रहकर ही काम करें और गुरुग्राम में हालात सामान्य हो सकें। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो सोमवार को सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बारिश हुई थी, जिसके कारण पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई। सड़कों पर जल भराव हो गया। सुभाष चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, हीरो होंडा चौक, नेशनल हाईवे 48, शंकर चौक, खिड़की दोला टोल प्लाजा और सोहना रोड पर 3 से 4 फीट पानी भर गया था। इसी वजह से गुरुग्राम जिला प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर ये फैसला लिया कि मंगलवार के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की जाए, ताकि स्थिति सामान्य होने तक कम से कम गाड़ियां सड़कों पर निकलें। बताया जा रहा है कि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से गुरुग्राम में ये वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी और पानी इतना ज़्यादा सड़कों पर जमा हो गया कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। गाड़ियां सड़कों पर ख़राब हुई और इसी के कारण इन गाड़ियों के पीछे भी एक लंबे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक 25 अगस्त से मौसम में थोड़ा सुधार हो सकता है। फिलहाल सोमवार और मंगलवार 2 दिनों के लिए तेज़ बारिश की एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसका असर सोनीपत और गुरुग्राम में सबसे अधिक दिखाई दिया है। हरियाणा सरकार ने भी तमाम जिला प्रशासन को बारिश की स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे। गुरुग्राम में भी कई जगहों पर जहां पर वाटर लॉगिंग की दिक्कत आई, वहां पर स्थानीय प्रशासन मौके पर दिखाई दिया। कई गाड़ियां जो खराब हो गई थी उनको भी सड़कों से हटाया गया। लेकिन गुरुग्राम में जिस तरह से चंद घंटों की बारिश के बाद ही भारी जल भराव की स्थिति बनी है, उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ऐसे लोग जो कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से गुरुग्राम में काम के सिलसिले में आते हैं, वो सीधे तौर पे गुरुग्राम की जो व्यवस्था है, जो स्थानीय प्रशासन ने बारिश की वजह से होने वाली वाटर लॉगिंग से निपटने के जो इंतजाम किए हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। पंजाब के जलंधर में एक सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक तेज़ रफ्तार इनोवा कार ने एक कार को टक्कर मारी, उसके बाद एक स्कूटी को कुचला और फिर मिठाई की दुकान में जा घुसी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि इनोवा कार काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी, जिसके बाद ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी पर नहीं रहा और उसके बाद इस कार ने पहले एक अन्य कार को टक्कर मारी, उसके बाद एक स्कूटी को कुचला और फिर मिठाई की दुकान में जा घुसी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ये इनोवा कार काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी और अनियंत्रित होकर बीकानेर स्वीट्स शॉप नाम की एक दुकान में जा घुसी। बेकाबू गाड़ी ने दुकान के बाहर खड़ी एक स्कूटी को भी टक्कर मार दी और उसके बाद सीढ़ियों की रेलिंग से टकराने के बाद दुकान के अंदर जाकर
ये गाड़ी रुक गई। हादसे के समय मिठाई दुकान के मालिक बाहर खड़े थे। गाड़ी को अपनी ओर आता देखकर किसी तरह से उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि घटना के दौरान वो गिर गए थे, उन्हें हल्की चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पंजाब पुलिस को बुलाया गया और घटना का सीसीटीवी पंजाब पुलिस को जांच के लिए सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि इनोवा कार जो सीसीटीवी में दिखाई दे रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कार काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी और अनियंत्रित होने की वजह से ड्राइवर का पूरा कंट्रोल गाड़ी से हट गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इस पूरे मामले में देखा जा सकता है कि इनोवा कार ने स्कूटी और युवक को कुचला और उसके बाद गाड़ी मिठाई की दुकान में जा घुसी। इस हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की पसलियों और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पंजाब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज से ये पता लग रहा है कि हादसा ड्राइवर की गलती से हुआ। क्या गाड़ी में किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी आ गई थी जिस वजह से उसका कंट्रोल गाड़ी से हट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर काफ़ी तेज़ रफ्तार में चलने लगी, ये जांच का विषय है। लेकिन घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब मॉडल टाउन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाड़ी की तकनीकी जांच भी करवाई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि इस घटना को लेकर पहले एक सामान्य हादसे की सूचना पंजाब पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस की टीमें जब मौके पर पहुंची तो देखा गया कि इनोवा कार ने अनियंत्रित होकर इस हादसे को अंजाम दिया है। एक बड़ी बात ये रही कि जिस कोने पर जाकर ये गाड़ी टकराई थी, जहां पर ये मिठाई की दुकान थी, वो ऐसा कॉर्नर था जहां पर आमतौर पर कस्टमर या स्टाफ मौजूद नहीं होते, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसके आधार पर पंजाब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में 5 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव उसके घर के नज़दीक के ही प्लॉट से बरामद किया गया है। शुरुआती जांच में पता लगा है कि व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को घर के नज़दीक के प्लॉट में ही जमीन में दफना दिया गया था। फिलहाल शव को हरियाणा पुलिस ने रिकवर कर लिया है और शक के आधार पर मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को आशंका है कि मृतक की पत्नी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल मृतक की पत्नी को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, जबकि इस हत्या में महिला का साथ देने वाला जो अन्य व्यक्ति है वो फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हरियाणा पुलिस दबिश दे रही है। घटना फरीदाबाद के तिगांव थाना क्षेत्र के मौजाबाद मंझावली गांव की बताई जा रही है, जहां पर 45 साल का श्यामवीर पिछले करीब 4 से 5 दिन से लापता था और इस घटना को लेकर श्यामवीर की पत्नी ने ही उसके बड़े भाई को सूचना दी कि श्यामवीर पिछले 4 से 5 दिन से घर नहीं आया है, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। लेकिन श्यामवीर के भाई को शक था कि उसकी पत्नी ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसके बाद उसने हरियाणा पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने शुरुआती जाँच के आधार पर मृतक श्यामवीर की पत्नी को हिरासत में ले लिया और उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर श्यामवीर की हत्या की और उसके बाद शव को घर के नज़दीक के ही प्लॉट में दफना दिया है, जिसके बाद श्यामवीर के शव को रिकवर किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस पूरे मामले में मृतक श्यामवीर की पत्नी को हिरासत में लेकर हरियाणा पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि श्यामवीर के बारे में उसकी पत्नी से जब पूछताछ की गई तो पुलिस को शक हुआ कि वो लगातार अपने जवाब बदल रही थी, पुलिस को कई तरह की जानकारी दे रही थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी से ही पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद मिट्टी में दबे शव को बरामद कर लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को निकाला गया और पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई और माना जा रहा है कि खुदाई के दौरान हरियाणा पुलिस को काफ़ी पुख्ता सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था जिसका नाम कामता है, जो कि घटना के बाद से फरार है और वो श्यामवीर के परिवार के साथ ही रह रहा था। लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि श्यामवीर की हत्या उसकी पत्नी और कामता ने मिलकर की है और सबूतों को मिटाने के उद्देश्य के साथ ही शव को जमीन में दफन कर दिया गया था। फिलहाल शव को हरियाणा पुलिस ने रिकवर कर लिया है, शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और इस घटना को लेकर जो फरार है कामता नाम का व्यक्ति, उसकी भी उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं, जो कि लगातार कई जगह पर रेड्स कर रही हैं। लेकिन ये घटना काफ़ी हैरान करने वाली है। हरियाणा में पिछले 48 घंटे में दूसरा ऐसा मामला सामने आया है जब पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी हो। इससे पहले कुरुक्षेत्र में भी एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जहाँ
पर एक पत्नी ने करीब 40 से अधिक बार चाकू से वार करके अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। और अब हरियाणा के फरीदाबाद में भी एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की और उसके बाद उसके शव को जमीन में दफन कर दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है और सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर लगातार कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। मंगलवार को सदन की कार्यवाही का चौथा दिन था और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक अपने हाथों में हिमाचल सरकार के खिलाफ तख्तियां और पोस्टर लेकर सदन के बाहर पहुंचे और हिमाचल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल विधानसभा में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी के विधायकों ने यह प्रदर्शन किया और हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष ने हिम केयर और सहारा योजनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि इन योजनाओं को कमज़ोर किया जा रहा है या फिर बंद करने का प्रयास किया जा रहा है और इसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। गरीब और ज़रूरतमंद लोग जो कि इस योजना का लाभ उठाते हैं उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है और हिम केयर और सहारा योजना के तहत काफ़ी ज़्यादा मदद आम लोगों को मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि इन योजनाओं को पूरी तरह से ठप करने पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार तुली हुई है और ऐसे में गरीब लोगों से इलाज का हक छीना जा रहा है और सरकार की तरफ से उन्हें सहायता के नाम पर जो ये योजनाएं दी जाती हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिम केयर योजना की जानकारी प्रदेश के बच्चे बच्चे को है और लाखों हिमाचली लोग इसके माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते रहे हैं और पूर्व की सरकारों में भी इस योजना का लाभ मिलता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस योजना को बंद करने का प्रयास कर रही है जिसकी वजह से प्रदेशवासियों को मिलने वाली इस योजना का फ़ायदा खत्म हो जाएगा और लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष के द्वारा बीजेपी के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को अब से ही विपक्ष में बैठने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से सत्ता में बैठी पार्टी ही विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है तो ऐसे में लगता है कि उनको समझ में आ चुका है कि अब वो सत्ता में दोबारा नहीं आने वाले। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने महंगाई और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के साथ ही E20 और अन्य कई मुद्दे थे जिसको लेकर सत्ता में बैठी कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सत्ताधारी कांग्रेस का कहना है कि हिमाचल विधानसभा में भी कई ऐसे केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दे जिनका सीधा असर हिमाचल की जनता पर पड़ रहा है उनको डिस्कस किया जाना था, लेकिन प्रदेश में जो बीजेपी के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर, वो सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे क्योंकि उनको पता है कि इन मुद्दों को लेकर सदन के द्वारा केंद्र सरकार से जवाब तलब किया जाएगा। सीधे तौर पर सत्ता में बैठी कांग्रेस का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो कि केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दे हैं और इसी वजह से सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सदन में इन मुद्दों को लेकर चर्चा हो। इससे पहले ये पाया गया कि हिमाचल विधानसभा में वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए थे। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के मुद्दे को लेकर भी दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए थे। इस मुद्दे को लेकर पहले से ही विवाद जारी है। विधानसभा का मॉनसून सत्र जो लगातार जारी है उसको 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक सदन की कार्यवाही ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ सकी है। ऐसे में हिमाचल के कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता से जुड़े हैं और इन जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए जो कि अब नहीं हो पा रही। अब देखना ये होगा कि अब करीब 5 से 6 दिन का हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र का वक्त बचा है, तो ऐसे में कैसे इस गतिरोध को दूर किया जाता है और कैसे सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जिस तरह के तेवर बीजेपी और कांग्रेस ने अपना रखे हैं उससे देखकर लगता है कि कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है और ऐसे में जो मॉनसून सत्र का पूरा पीरियड है, जो टाइम है, वो सब धरनों, प्रदर्शन और आपसी कलह में ही बीतता जा रहा है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।